सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से सीरीज़ में जिसका नाम है यूपीएससी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़। जिसमें स्टूडेंट्स आज मैं बात करने वाला हूँ फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो फंडामेंटल राइट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये बल्कि हर इंडियन सिटीजन्स के लिए है जिसको ये जानना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट होते क्या हैं। राइट, ये हर स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, जो क्लास में कोई है, कोई कॉलेज में है, क्योंकि आप भी जानते होंगे जब आप यहाँ पे कोई कॉलेज स्टूडेंट भी होगा या फिर क्लास में भी होगा, आपने आपने अपने इस फंडामेंटल राइट के बारे में जरूर सुना होगा। हर एक हर सब्जेक्ट में, हर क्लास में फंडामेंटल राइट के बारे में कहीं ना कहीं मेंशन रहता है, बट हम लोग ये समझते नहीं फंडामेंटल राइट का मतलब होता क्या है। आज मैं बहुत बड़ी लेके आ गया हूँ, इसको बहुत ही अच्छे से मैं आपको इलॉबरेटली समझाऊंगा और इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज मैं दूंगा, और आज मैं आपको पूरा ही समझाऊंगा, थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके इससे रिलेटेड लेक्चर्स आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट का मतलब होता है इसका मतलब होता है जो कि हमारे मूलभूत अधिकार, यानी कि ऐसे अधिकार जो हमें चाहिए ही चाहिए एक इंसान के लिए। जो अधिकार मतलब होते हैं, जो मतलब जैसे हमारा घूमना, बाहर घूमना, सांस लेना, जिंदगी हमारी, ये सब चीजें नेचर ने हमें दी है, तो ये फंडामेंटल है। तो इसको मतलब ये इसी को मतलब कहते हैं फंडामेंटल राइट। समझ में? यानी कि फंडामेंटल मतलब क्या होता है? मूलभूत अधिकार, यानी कि ऐसे अधिकार जो जैसे यूनिवर्स ने जो हमको दे रखे हैं, नेचर ने जो हमको दे रखे हैं, जैसे सांस लेना, जिंदगी हमारी, घूमना फिरना, आज़ादी, ये सब हमारे अधिकार होते हैं। और ये जो अधिकार है, पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में जैसे राजशाही हुआ करती थी, तो ये फंडामेंटल राइट्स पहले हमारे होते ही नहीं, बहुत कम, मतलब बहुत कम कंट्रीज में प्रेजेंट होते थे। इसके जो इसका जो बेसिक आइडिया है वो आपका आया कहाँ से था? मैग्ना कार्टा, जो कि आपका यहाँ पे मैग्ना कार्टा एक एक 1200 कुछ, मतलब मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, थोड़ा बहुत समझो। ठीक है, यानी कि कुछ सन 1200 में इसके बारे में थोड़ी बहुत बात की गई थी कि भाई मतलब किंग ने कुछ राइट्स मतलब कहा, मतलब कुछ ये भी अधिकार दिए थे कि हाँ भाई, मतलब आपकी जो प्रजा के भी कोई ना कोई अधिकार होने चाहिए, और प्रजा ने ये बात मांगी थी कि भैया हमको भी थोड़ा बहुत, हमको भी मतलब अधिकार दो, कि मतलब वो बहुत लिमिटेड राइट्स थे, बट वो मतलब एक मतलब जैसे कि राजा ने अपनी प्रजा को कुछ ना कुछ दिया था, प्रजा ने खुद मांगा था कि भाई हमको ये अधिकार दो। तो एक कार्टा, मतलब कि कहना मतलब ये हुआ कि एक तरह का चार्टर यहाँ पे साइन किया गया था कि हाँ भाई ये आपके अधिकार हैं। तो इसकी जो एक थीमेटिक यहाँ से स्टार्ट होती है, धीरे धीरे करके जो बड़े वेस्टर्न जो आपके स्कॉलर्स आते हैं और इसको और भी प्रमोट करते हैं, धीरे धीरे करके ये फंडामेंटल राइट जब हमको आज़ादी मिलती है, तो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी इसको बहुत ही खूबसूरती से हमारे संविधान में ड्राफ्ट करते हैं, और ये संविधान में पार्ट 3 का पार्ट, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके आपके पार्ट 3 में इसको मेंशन किया गया है। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपके 12 से लेके 35 तक हैं, यानी आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक आपके यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे संविधान में लिखे गए। तो आज मैं आपको पहले तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा 12 और 13 के, और छोटे छोटे बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा इनके बारे में, फिर एक एक लेक्चर करके मैं आपको बताने वाला हूँ सारे। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, जैसे कि आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है। तो आर्टिकल नंबर 12 बेसिकली ये बताता है कि भैया स्टेट क्या है, ये भी एक तरह का मूलभूत अधिकार। ओके सर, ये कैसे रिलेशन हुआ, मतलब कि स्टेट क्या है, ये कैसे हमारा मतलब रिलेशन हुआ, कि आपके मन में भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत उठना चाहिए कि सर आप ये बताइए सर कि यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या हो, यानी कि मतलब ये बताता है कि स्टेट क्या है, यानी कि स्टेट है क्या, ये बताया जाता है स्टेट में कौन कौन सी चीज इसके अंदर आएगी। अब इसमें बोला गया संविधान में कि भाई आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो आएगी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स आएंगी, स्टेट गवर्नमेंट्स आएंगी, ये सब आप इंग्लिश में भी यही पढ़ते होगी, इसका मैं आपको हिंदी वर्जन दे रहा हूँ। और आपकी यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आएंगे, पंचायत से आएंगी, पंचायत, ओके सॉरी, पंचायत, और आपके म्यूनिसपैलिटीज आएंगी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी कौन सी होगी? सेंट्रल लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लेवल पे, और पंचायती राज गांव के लेवल पे। ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ये सारे के सारे क्या हैं? आपके स्टेट। और भी है, इसमें और भी बातें की गई कि अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि क्या सर जुडिशरी पार्ट है स्टेट का, क्या ये पार्ट है स्टेट का? ये क्वेश्चन आपके मन में उठना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जुडिशरी नॉन जुडिशियल फंक्शन में, जब वो मतलब जैसे कोई न्याय नहीं दे रही होती है, या फिर जैसे नॉन जुडिशियल फंक्शंस होता है ना, उसमें हाँ पार्ट है। लेकिन जब जुडिशरी न्याय देती है, या फिर कोई केस के में जब वर्डिक्ट देती है कि हाँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट ये वर्डिक्ट देती है हाँ ये न्याय है, इस वक्त ये पार्ट नहीं होती है स्टेट का। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये मेंशन कर दिया कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट नॉन जुडिशियल फंक्शन में, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट मतलब यहाँ पे न्याय जब नहीं दे रही होती, नॉन जुडिशियल फंक्शन जैसे कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है,
उसमें जजेस काम करते हैं, उसको लोअर के उसके अंदर भी काम करते होंगे, तो जो फाइल्स होती हैं या फिर जो आपके उसके काम करना, आपको नोटिस देना, ये सब चीज़ें हैं क्या कि अदर कोर्ट्स में नोटिस देना कि हाँ ये ऐसे ऐसे, तो वो आपका स्टेट के अंदर आता है। बाकी का सॉरी उसका आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्टेट के अंदर आता है, बट बाकी जो उसके आपके यहाँ पे जैसे मान लो कोई केस का आपको न्याय देना है किसी जज को, तो वो स्टेट के अंदर नहीं आएगा, ये क्लियरली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है। तो बात हो गई ये पूरा का पूरा, यहाँ पे आपका आर्टिकल नंबर 12 आपका पूरा हो जाता है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा कहीं पे, अब बस आप जानकारी रखिए। उसके बाद आर्टिकल नंबर 13 क्या होता है? आर्टिकल नंबर 13 हमें ये बताता है कि क्या मतलब, यहाँ पे लिखिए, लाइन लिखिए, लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद और डेरोगेशन टू द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो लॉज होते हैं वो ऐसे लॉज जो फंडामेंटल राइट्स को मतलब फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब इसमें ये बोला गया है कि लॉ क्या नहीं होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 13 हमें ये बता रहा है कि लॉ क्या नहीं होना चाहिए, कानून कौन से ऐसे हैं जो नहीं बनने चाहिए। और वो कहोगे सर ये क्या बात हुई, मतलब कि ऐसे कानून जो हमारे मूलभूत अधिकार के खिलाफ जाएंगे वो कानून लॉ होंगे ही नहीं। और ये जो इसको हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसको क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसी के तहत ये ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास आती है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ये बता सकती है कि क्या अगर यहाँ पे फंडामेंटल राइट हमारे यहाँ पे छीने जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे ये संविधान में 12 से लेकर 35 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं ये हमारे मूलभूत अधिकार हैं। अब इसके अलावा जो भी क्या और कोई नियम कायदे नहीं है क्या? क्या पता सरकार ये भी कर दे कि इसको नहीं बदल सकती क्या फंडामेंटल राइट्स को? तो मतलब क्या है कि इस मान लो फॉर एग्जांपल कोई ऐसी ताकत आ जाए इस मतलब जैसे अभी तो मोदी सरकार है, मान लीजिए आगे चल कोई डिक्टेटरशिप आ गया, फिर कोई ऐसी गवर्नमेंट आ गई जो कि यहाँ पे मतलब हम पीपल के खिलाफ कोई ऐसा काम कर दे कि भाई इतने लोग इस वर्ग के इस कास्ट के लोग बाहर नहीं निकलेंगे, अगर ये फंडामेंटल राइट में जोड़ दे तो क्या होगा? हमारे यहाँ पे मूलभूत अधिकार छीन जाएंगे। तो यही चीज को रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे भीमराव अम्बेडकर जी और भी अदर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे, उन्होंने ये बात सोची और इसमें लिखा गया कि ऐसे लॉ जो यहाँ पे अगर फंडामेंटल राइट को एब्रिज करेंगे, फंडामेंटल राइट्स के जो मूलभूत अधिकार हैं, ठीक है, उसको आप यहाँ पे अगर वायलेट करोगे तो वो लॉ नहीं होगा। वैसे लॉ इंडियन गवर्नमेंट नहीं बना सकती है, इंडियन पार्लियामेंट नहीं बना सकती है, ये इसका कहना है। अब इसमें कंफ्यूजन थी शुरू में जब यहाँ पे आर्टिकल आता है तो इसमें कंफ्यूजन थी। इसमें आपका पहला केस होता है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें आपका 1951 में होता है। इसमें ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, यहाँ पे शंकरी प्रसाद नहीं बोला, क्योंकि क्या हुआ कि पहली बार उस वक्त क्या हुआ जब हमारा नया नया भारत आजाद हुआ था, तो उसमें यहाँ पे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स आपके बन गए थे। अब इसमें आप क्या हुआ कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी आपकी इसमें आता है राइट टू फ्रीडम में 19 आर्टिकल में, ठीक है, वो आपका आर्टिकल नंबर 19F था, सब क्लॉज F। राइट टू प्रॉपर्टी रखने का मतलब आपके जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपको अपनी जमीन रखने का आपका खुद का अधिकार है, राइट, ये मतलब ये चीज है। तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है इस चीज को अमेंड कर दिया जाता है, जा करके उसको मतलब बदल दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है कि भाई ये मतलब पावर में नहीं है, मतलब फंडामेंट। और दूसरा ये भी किया जाता है कि 15 सब क्लॉज 1, 2, 3 फिर 4 ऐड कर दिया जाता है। तो ऐसे कई ढेर सारे अमेंडमेंट किए जाते हैं, बदलाव किए जाते हैं फंडामेंटल राइट के नाम पे, यानी फंडामेंटल राइट को बदला जा रहा है। तो इसी से रिलेटेड शंकरी प्रसाद के सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने बोला क्या ऐसा सरकार कर सकती? अब यहाँ पे आपके मन में एक और क्वेश्चन आना चाहिए, ओके क्या सर? क्वेश्चन ये आना चाहिए कि कैसे बदलेगी, मतलब संविधान ने खुद ऐसी ताकत दी है क्या? जी हाँ दी है। वो संविधान का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 368। आर्टिकल नंबर 368 के तहत हम लोग यहाँ पे मतलब सरकार पार्लियामेंट यहाँ पे उसके प्रोसेस के तहत यहाँ पे मतलब संविधान को बदल सकती है। अब आप लोग को याद रहेगा ना, क्योंकि हमारे जो संविधान इतने बदले गए हैं वो मतलब बदले गए, वो आर्टिकल नंबर 368 के दम पे बदले गए, तो उसी के दम पे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज किए गए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है, मतलब यहाँ पे फिर शंकरी प्रसाद ही क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब खुद से नहीं पूछते, लॉयर पूछते हैं उनके कि क्या यहाँ पे इंडियन पार्लियामेंट का जो आर्टिकल नंबर 368 है, जैसे कि यहाँ पे जो आर्टिकल नंबर 368 है वो भी एक लॉ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, क्या वो आर्टिकल नंबर 13 के अंदर लाई करेगा? अगर करेगा तो यानी कि आर्टिकल नंबर 13 बड़ा है और वो यानी उसके तहत आप यहाँ पे फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकते। और अगर नहीं करेगा, मान लो आर्टिकल नंबर 368 नहीं करेगा, यानी कि आप फंडामेंटल राइट को भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप संविधान को किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भैया आर्टिकल नंबर 368 लाई आर्टिकल नंबर 13 में नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मतलब कहा गया कि यहाँ पे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो ताकत ही देता है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सके। तो ये जो वर्डिक्ट आया, यानी कि मतलब सरकार चाहे कुछ भी बदल सकती है, कोई भी संविधान में कोई भी हिस्से को, ये वर्डिक्ट बहुत खतरनाक था। ओके सर क्यों? क्योंकि यार संविधान यहाँ पे मतलब आप संविधान पूरा दे दे रहे हो, संविधान सरकार को ही दे दे रहे हो, और अगर कोई पावर में आ गया और उससे अपने हिसाब सारे कानून बना दिए, क्या कर लोगे?
देश भाई साहब मतलब कितना कितना खतरनाक ये वर्डिक्ट था, ये एकदम एकदम एक्सट्रीम पे गया था। फिर उसके बाद आता है गोलकनाथ केस 1967 में। फिर इस पर क्वेश्चन उठता है कि क्या यहाँ पे ऐसा करना ज़रूरी है कि भाई क्या ये ज़रूरी है कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब जो आर्टिकल नंबर 368 के तहत, कि वही क्वेश्चन पूछा गया जो मैंने इसमें आर्टिकल जो आपका शंकर प्रसाद का केस हुआ था, इसमें वही क्वेश्चन पूछा गया कि फिर से यहाँ पे पूछा गया कि सर क्या ये है, क्या आर्टिकल नंबर 13 में आर्टिकल नंबर 368 डाला जा सकता है, क्या ये है कि नहीं है? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट कहती है भैया यहाँ पे फिर कोर्ट यहाँ पे कहती है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में जो हुआ था, उस स्टेट ऑफ पंजाब, तो उसमें बोला गया कि देखो यहाँ पे ऐसा कोई मेंशन नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप आर्टिकल नंबर 368 को आर्टिकल नंबर 30 में डाल सकते हो, यानी कि आर्टिकल नंबर 368 यहाँ पे फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकता है। यानी कि अब यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम स्टेप लिया गया। आप कहोगे सर कैसा एक्सट्रीम स्टेप? क्योंकि देखो यहाँ पे स्टूडेंट समझो, जो गोरखनाथ केस हुआ था उसमें यहाँ पे बोला गया कि आर्टिकल नंबर 13 के अंदर ये आ गया, ये आर्टिकल नंबर 368, तो उसके तहत यानी कि जो यहाँ पे जो भी आपका बदलाव होंगे संविधान में, वो आर्टिकल नंबर 13 को देखते हुए होंगे। अब यहाँ पे देखो, मान लो फॉर एग्जांपल कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसके कारण देश में यहाँ पे कुछ बदलाव करने हो सकते हैं, तो फिर हमें पहले आर्टिकल नंबर 13 को देखना ही होगा। तो यहाँ पे एक और एक्सट्रीम आता है, यानी कि पहला केस कह रहा है कि नहीं डाल सकते हैं, दूसरा केस कह रहा है कि भैया यहाँ पे आप बदलाव कर सकते हैं फंडामेंटल राइट में, दूसरा केस कह रहा है नहीं कर सकते हैं, पहला वाला कह रहा है कर सकते हैं फंडामेंटल राइट को बदलाव करके। तो यहाँ पे किसकी सुने जनता? फिर इसका केस होता है लास्ट में 1973 में, यहाँ पे आपका केशवानंद भारती केस आता है 26 अप्रैल 1973 में ये केस आता है, जिसमें ये बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे साफ साफ क्लियर मेंशन कर देती है कि यहाँ पे आर्टिकल नंबर 368 इज नॉट मेंशन इन दी आर्टिकल नंबर 13, यानी कि जो आपके आर्टिकल नंबर 368 है वो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 13 में नहीं होगा। यानी कि सरकार चाहे तो संविधान के किसी भी हिस्से को यहाँ पे बदलाव कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट कहती है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को छोड़ के, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखा जाएगा। फिर भैया यहाँ पे फिर वकील पूछने लगे सर ये क्या कह रहे हैं आप, जजेस यहाँ पे फैसला सुना रहे हैं। फिर बताते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, बताते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं कि भैया देखो, इंडिया क्या है, इंडिया एक आइडिया है। आइडिया किसका? संप्रभुता का, यानी कि एक इंटीग्रिटी का, लोगों की भलाई का, वेलफेयर का, कहते नहीं है कि एक ही सब कुछ एक हो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। इससे रिलेटेड अगर सरकार आप मान लो धर्म के नाम पे कुछ ऐसा कानून बना दो जो धर्म के विरुद्ध जा रहा है, किसी और के धर्म के विरुद्ध जा सकता है, या फिर कास्ट के ऊपर कुछ उल्टे सीधे कानून नहीं बना सकते हो, इससे रिलेटेड सरकार कानून नहीं बनाएगी। अगर ऐसा करती है तो हम लोग यहाँ पे इस कानून को, कोई भी ऐसा कानून होगा जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाएगा, वो माना नहीं जाएगा, वो यहाँ पे सर्वोपरि रहेगा। और जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है ये कभी भी हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं लिखा था, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद से बनाया था। और ये सही भी है, ये बैलेंस था, ये बैलेंस आंसर था, क्योंकि आप कर भी सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि देखो चेंजेबल तो एक प्रोसेस है ना, चेंज होना। अगर आप स्टैटिक कॉन्स्टिट्यूशन रखोगे तो फिर आप कैसे इवॉल्व हो पाओगे? कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना होगा। तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे आपकी सोवेनिटी पे खतरा ना हो, आपके सेक्युलरिज्म में खतरा ना हो, राइट। जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जुडिशरी चाहे तो कोई भी आप सरकार कोई भी एक्शन को जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। एक्सेप्ट कुछ केसेस हैं, उसको मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यानी कि कर सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये चीज लाई गई कि ये चीज है, यानी कि अगर यहाँ पे आप कोई भी संविधान में आप बदलाव करते हो तो यहाँ पे आपको बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना होगा, बस, बाकी आप करो जो करना करो। तो ये था आर्टिकल नंबर 13 से रिलेटेड 3 केसेस, जिसने यहाँ पे एक नई डॉक्ट्रिन का पैदा किया, जिसका नाम था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है। समझ में आया सबको कि भाई आर्टिकल नंबर 12 क्या था, आर्टिकल नंबर 13 क्या था, उससे रिलेटेड 3 केसेस। 3 केसेस आपके कौन कौन से हुए थे? आपके हुए थे शंकरी प्रसाद 1951, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और केशवानंद भारती केस, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। थोड़ा बहुत स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। नहीं कि कौन सा शंकरी प्रसाद, इससे कौन सा शंकरी प्रसाद का केस आया, जैसे बताया कि भैया देखो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 13 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को, आर्टिकल नंबर 368 को नहीं डाल सकते हो। फिर गोलकनाथ केस आया, इसमें बोला गया कि भैया बड़ा डालो, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये बात बोली गई थी कि भैया पावर वर्ड नहीं गिवन है, यानी कि आर्टिकल नंबर 368 में रेगुलेशन की बात की गई कि ऐसे कर सकते हो, पर पावर नहीं दी गई पार्लियामेंट को। तो उसके बाद और भी केस आया था 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें यहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने, यहाँ पे सरकार ने क्या किया था, मतलब यहाँ पे क्या कर दिया था, पावर वर्ड को जोड़ दिया था और कह दिया था यहाँ पे
ये भी कह दिया था कि भैया देखो यहाँ पे एक और बात सुन लो, सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे दी थी इंदिरा गांधी ने, कहा भैया ये भी सुन लो, आर्टिकल नंबर जो 13 है उसके अंदर, आर्टिकल नंबर 13 के अंदर आर्टिकल नंबर 368 रहेगा ही नहीं। और ये भी संविधान में बदलाव कर दिया कि आर्टिकल नंबर 368 के अंदर आर्टिकल नंबर 13 नहीं रहेगा, ये भी रख दिया 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भैया बवाल मच गया, भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे भैया ये क्या कर रही है, केशवानंद भारती के आया, उसे बोला भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, थोड़ा बहुत बेसिक स्ट्रक्चर का भी ध्यान दे दो। भारत में ऐसे तुम कुछ भी कर दोगे तो है ना, गवर्नमेंट कुछ भी कर देगी, इंदिरा गांधी कुछ भी कर देंगे तो ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा। देश की संप्रभुता रहनी चाहिए, देश के अंदर सोवेरेनिटी रहनी चाहिए, देश की इंटीग्रिटी, यूनिटी, सेकुलरिज्म, मतलब देश की जो एक बेसिक आइडियाज है वो नहीं खतरे में आना चाहिए। अरे यार इतनी कुर्बानी दी, पागल है हम लोग हैं इतना, मतलब मतलब समझा करो ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं जाना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, तो समझ में आया, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम लोग ये डिटेल में हमने समझ लिया, अब इसके बाद थोड़ा बहुत जान लो क्या क्या चीज़ें हैं, फिर इसको इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो आने वाली है। आर्टिकल नंबर राइट टू इक्वालिटी आपकी, फिर इसमें आर्टिकल नंबर 14 है, और आर्टिकल नंबर 14 आपकी राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है। 15 आपका यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है कि भाई यहाँ पे आप भेदभाव नहीं कर सकते, और यहाँ पे और आर्टिकल नंबर 16 17 यानी 16 क्या है आपकी जॉब से रिलेटेड है, और 17 आपका एबोलिशन ऑफ दी अनटचेबिलिटी, यानी कि जो छुआछूत की जो आपकी है ना वो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, आर्टिकल नंबर 18 क्या है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि आप कोई टाइटल नहीं लगा सकते। जैसे भारत रत्न किसी ने जीता है तो भारत रत्न मुकुंदपुरी ये नहीं मैं लग सकता, ये मैं नहीं कर सकता, अगर मैं भगवान ने चाहा तो जीत जाऊंगा तो ठीक है, तो भारत रत्न मुकुंदपुरी ये नहीं लिख सकता, मुकुंदपुरी लिखूंगा। हाँ, मैं उसके आगे डॉक्टर और मैं यहाँ पे इंजीनियर लगा सकता हूँ, मतलब सफिक्स जो नेम होते हैं वो मतलब यहाँ पे मैं नहीं लगा सकता हूँ, बाकी डॉक्टर और DR और ENG डॉट यानी इंजीनियर के आगे छोड़ के कुछ नहीं लगा सकता। ठीक है, और कर्नल भी लगा सकते हो, ठीक है वो ओके। तो ये है मतलब टाइटल्स तुम ये नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते हो, तो ये सारी बात है। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जाने रहो। राइट टू फ्रीडम 19 A से लेके G तक है, सारी फ्रीडम इसी के अंदर है। घूमने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फील करने की, रोने की, गाने की, सब इसी के अंदर है। इसको मैं डिटेल बताऊंगा। आर्टिकल नंबर 20, ठीक है, क्या है मतलब यहाँ पे 20 क्या करता है आपको, जैसे कि आपका मान लीजिए आपको यहाँ पे जेल हो गई, तो आपको जेल में भी आपकी सुरक्षा करता है। ये नहीं कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई जेल में गया है, अब उसी को उससे जो सजा काटी है, अब उस सजा मान लो उसको 15 साल की सजा हुई है, अब फिर मान लो फिर उसी रिलेटेड जो उसने गलती की है फिर उस पर कहते हो भैया मैं फिर से मैं 15 साल की मैं सजा दे सकता हूँ। ऐसा नहीं है बॉस, जितना दे दिया उतना काफी, मतलब इसे कहते हैं डबल जेपॉर्टी। इसमें कोर्ट सुरक्षा करती है उस मतलब जो जेल में गया उसकी, ये सुरक्षा कोर्ट की होती है। ये भी चीज हमारे संविधान में गई, मान लो आप जेल चले गए, अब केस पे केस ठोके जा रहे हैं उसी सजा पे, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, 21 यहाँ पे आपकी राइट टू लाइफ है, यही है सब। मतलब यहाँ पे कहा जाता है कि राइट टू लाइफ ये है कि भैया आप अपनी लाइफ जियो, डिग्निफुल लाइफ जियो, लेकिन सरकार चाहेगी तो आपकी लाइफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि लॉ के तहत आपकी जो प्रोसीजर अपनाया जाएगा। मान लो आपने कोई गुनाह कर दिया, आपने आतंकवादी हमला कर दिया, करोगे नहीं, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे किसी ने भी ऐसा कर दिया तो यहाँ पे सरकार आपकी जान ले लेगी, ये हक है। इसके डिटेल में जाएंगे, बहुत सी बातें। 21 है राइट टू एजुकेशन, ये हमारी TP राइट टू एजुकेशन मतलब कंपल्सरी है भैया पढ़ाना, ठीक है, और मतलब 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को। 22 आपका, अब आपको अरेस्ट कैसे करना है, आपको मान लो अरेस्ट का क्या मतलब सीन है, अरेस्ट होने के बाद कैसे कैसे जाओगे, वो सब चीजें हैं, ये भी इसको कहता है। और इमरजेंसी जब देश में चलती है तो आर्टिकल नंबर 20 और आपका 21, ये दो आपसे कोई नहीं छीन सकता इमरजेंसी में भी, बाकी तो डिपेंड करता है उसके ऊपर प्रेसिडेंट के ऊपर। तो आर्टिकल नंबर 22 तक हो गया, ठीक है। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 26 27 मतलब रिलीजन से रिलेटेड है। और कल्चर एजुकेशन राइट, माइनॉरिटी को मेजोरिटी को दोनों को ये राइट दिया गया है कि भाई अपने कल्चर स्क्रिप्ट इन सबको बचाने के लिए, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछी थी UPSC ने। सेविंग्स ऑफ सर्टन लॉस यानी कि 1A B C 31A B C, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत आपका मान लीजिए फंडामेंटल राइट आपका गड़बड़ हुआ है, किसी ने एग्जीक्यूटिव ने या फिर IAS ऑफिसर ने या फिर कोई किसी ने भी पुलिस ऑफिसर ने कोई भी आपने आपके साथ गलत काम किया है, आपको फंडामेंटल राइट छीना है, तो आप इसी आर्टिकल नंबर 232 और इसके तहत आप यहाँ पे जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में टेक्ट लगाने, हमारे साथ ये गलत किया, हमारी रक्षा करिए। तो ये बहुत इसको कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है भैया, ये दवाइयाँ हैं, समझो। इसके बिना संविधान में फिर मतलब ये पावर देता है आर्टिकल नंबर 13 को कि भैया अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है सुप्रीम कोर्ट फिर अपनी ताकत से कुछ भी कर सकती है, मतलब यहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट को बचा सकती है। फिर ऐसे भी 33 34 ऐसे करके 35 तक है, तो इसमें कुछ मार्शल लॉ से रिलेटेड है और कुछ कहाँ का लॉस फंडामेंटल राइट्स नहीं अपनाए जाएंगे, ये भी सारी बातें लिखी गई हैं। तो ये थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आर्टिकल नंबर 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट समझ में आया होगा, मैंने आपको समझा दिया ओरली, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, वही मतलब वही क्रक्स है। और 13 क्या है, मतलब ऐसे लॉ जो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट, यानी कि 13 आज का स्टेट क्या कोई पूछेगा कि क्या यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को क्या मैं उसके तहत फंडामेंटल राइट को मैं बदल सकता हूँ, जी हाँ बदल सकते हैं,
लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। समझ में आया? तो थोड़ा बहुत आप जाने रहिए। हाँ भैया, लॉ क्या होता है क्या नहीं होता, समझ में आया ना? बाकी ये सारी राइट्स को मैं इक्वालिटी और सब एक एक क्लास लूंगा सब पे, 14 15 60 सब पे एक दो क्लास, मतलब बहुत इलॉबरेटली मैं समझाने वाला हूँ। तो बने रहिएगा सीरीज के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद यूपीएससी विद मी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।